हे गाइस, हाउस इट गोइंग। पता है, मेरे अर्ली डेज में जब मैं एड एजेंसी मैंने स्टार्ट करी थी, तो जब मैंने मल्टीपल एड अकाउंट्स हैंडल करने नए शुरू किए थे, तो मैंने काफ़ी चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए होता था कि फेसबुक एड्स की ना परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं होती थी। फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा थी, और जिसकी वजह से पूरे टाइम मैं क्लाइंट कॉल्स पे या फायर फाइट करने पे ही निकाल देता था। 8-8 10-10 घंटे में एड अकाउंट के अंदर होता था। एंड मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं, आप बोल सकते हो, ऑब्सेस्ड हूँ। एंड वो ऑब्सेशन मेरी एक तरह से हेट में कन्वर्ट होने लग गई थी। इट वॉज मोर लाइक अ कर्स। आई वॉज नॉट विलिंग टू डू द वर्क एनी मोर बिकॉज आई वॉज सो एग्जॉस्टेड ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस फ्लक्चुएशन एंड इनकंसिस्टेंसी इन द परफॉर्मेंस। और जिसकी वजह से बहुत चीज़ें ब्रेक होने लगी, और टीम से कोऑर्डिनेट करने में, कम्युनिकेट करने में भी बहुत समय जाता था। तो ये कुछ गलतियां मेरे से हुई, जिसकी वजह से फिर फाइनली मैं इस पूरी गेम को समझा और इस लेवल पे कंसिस्टेंसी लेके आया परफॉर्मेंसेस में, डिफरेंट एड अकाउंट के परफॉर्मेंस में, कि मैं अप टू 50,000 पर डे तक, 0 से 50,000 पर डे तक एड अकाउंट्स को स्केल कर पाया इन एड स्पेंड, एंड relatively more consistent and very very peacefully in performance। तो आज उस एक्सपीरियंस से मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस तरह के कैंपेन स्ट्रक्चर्स हमको फॉलो करने चाहिए, DCAs और आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबल एड्स, क्या वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस सिचुएशन में करनी चाहिए, उसकी साइकोलॉजी समझनी जरूरी है पीछे की, साइकोलॉजिकली क्यों मेटा ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया फ्लेक्सिबल एड्स, ठीक है, उसको भी समझेंगे। और माइंडसेट क्या चाहिए, और क्या, और एक दो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें माइंड में रखनी है to grow any business, whether we run ads for ourselves or any of our clients. And this video is going to help you tremendously, so make sure you watch it till the end. In case we are meeting for the first time, hello there, my name is Rohan Sapra. I run an ad agency in India, and मैंने काफ़ी ad accounts को scale किया, businesses को scale किया, 14 niches में केस स्टडीज डॉक्यूमेंट करी हैं अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से, और काफ़ी रिजल्ट्स दिए लोगों को। लेकिन सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं दिए, काफ़ी फेलियर्स भी एक्सपीरियंस करें, और ना जाने कितने और किस किस तरह के, जिसके बारे में मैं कभी फिर से बात करूंगा। पिछले वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर करी हैं। मैं अपनी गलतियां और अपनी लेसन्स, अपनी लर्निंग सब ट्रांसपेरेंटली शेयर करता हूँ, अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी की। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का, ऑनेस्टली मतलब रिवर्स इंजीनियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन होता है द प्रोडक्ट वी आर सेलिंग, दैट्स राइट। सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंसी का रूट कॉज है, वो ये है कि जो हम बेच रहे हैं उसकी डिमांड ही नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि आप कभी किसी एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट को पढ़ो ना, या एज अ नेचर ऑफ अ हार्डकोर एंटरप्रेन्योर, देन यू विल रियलाइज अर्ली डेज में वो एक हार्डकोर एंटरप्रेन्योर काफी इमोशनल एंटरप्रेन्योर होता है। तो वो काफी ना अपने प्रोडक्ट से इमोशनली अटैच हो जाता है, या अपने आइडिया से इमोशनली अटैच हो जाता है, और जिसकी वजह से वो एकदम, हम ना कभी कभी अंधे हो जाते हैं, मतलब हमारे आंखों पे पट्टी बन जाती है, हमें बाहर की दुनिया दिखाई नहीं देती, और हमें सच क्या है, हम उस सच से बहुत परे हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम हमारे दिमाग में ही कहानियां बनाते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं या हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं सिर्फ वो ही सही हैं। लेकिन जब हम अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आगे बढ़ते हैं और फेलियर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तब ना सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब ये किताबी बातें सुनने में पहले बहुत अच्छी लगती हैं, किताबी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि यार मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हाँ जरूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसको एक्चुअली करना कैसे है। लाइक हाउ डू यू रियली गो अबाउट एग्जीक्यूटिंग इट, हाउ डू यू रियली गो अबाउट कीपिंग अप विद दैट माइंडसेट व्हेन योर बैड डेज आर ऑल ओवर यू। सो it becomes an uphill battle, it's not easy, and ऐसे टाइम पे फिर आप रियलाइज करते हो यार कि अब मुझे क्या करना है टू सर्वाइव, एंड दैट्स व्हेन द फेलियर स्टार्ट्स टू बिकम द बेस्ट टीचर यू ऑलवेज वांटेड, जिसके चलते आप ये चीजें रियलाइज करते हो कि क्या आपको करना चाहिए अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट्स में। एंड उस एक्सपीरियंस से ये बताता हूं कि
जो पहला पॉइंट आज बोल रहा हूँ, टिपिकली मैं मीडिया बाइंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बातें करता हूँ, इस वीडियो में भी करूंगा, बट आज मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई परफॉर्मेंस इज इनकंसिस्टेंट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। बिकॉज प्रोडक्ट की अगर डिमांड है ही नहीं या फिर डिमांड कम है तो क्यों बिकेगा वो? खुद सोचो आप, राइट? क्यों बिकेगा? क्यों खरीदेगा कोई? अब ये समझना क्यों जरूरी है? ये समझना इसलिए जरूरी है, कल मैं कॉल पे था अपनी टीम के साथ, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि वो किसी के लिए कोई VSL आइडिएट करने की बात कर रहे थे। VSL इज, जस्ट इन केस यू डोंट नो, VSL स्टैंड्स फॉर वीडियो सेल्स लेटर, ठीक है? तो उनसे, वो इंटर्न है और वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो हमने ये बात करी और इस बात में ये चर्चा हुई जो बड़ी इस वीडियो के लिए बड़ी एप्रोप्रिएट बैठती है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि VSL को हम जब आइडिएट करते हैं तो VSL लिखते हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं वीडियो सेल्स लेटर की, तो क्या हम YouTube वीडियोस के लिए भी वही कर सकते हैं, सेम फिलॉसफी यूज कर सकते हैं, साइकोलॉजी? तो मैंने उनको एक चीज समझाई कि आप हमेशा ये चीज याद रखिए कि फेसबुक एड्स या फिर किसी भी चैनल से जब आप ट्रैफिक ड्राइव करते हो तो ये याद रखो कि कौन से चैनल से ड्राइव कर रहे हो, उस चैनल का नेचर क्या है और लोगों का उस टाइम माइंडसेट क्या होता है जब वो उस चैनल को एक्सेस कर रहे होते हैं, जिसके दौरान वो आपकी एड्स देखते हैं। तो ये हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में याद अपने बिठा के रखो, कभी भूलो मत, कैरिड अवे मत हो जाओ। फेसबुक एज एक इंटरप्शन बेस्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। हमारे अगर प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, वो इंटेंट बेस्ड नहीं है, राइट? वो इंटरप्शन बेस्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल गूगल पे लोग, आप कीवर्ड से टारगेटिंग कर सकते हो, तो जो भी लोग सर्च कर रहे हैं उसके बेसिस पे अपनी एड्स दिखा सकते हो, तो आप एक हायर बाइंग इंटेंट को टिपिकली सर्व करते हो, एंड दैट्स द रीजन व्हाई गूगल इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन फेसबुक, आप बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ रनिंग एड्स। बट फेसबुक इज ऑल्सो वेरी पावरफुल एंड आई प्राइमरीली डू फेसबुक एड्स। बट आप ये समझो कि फेसबुक इज एन इंटरप्शन बेस्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सो के उठते हैं तो ये नहीं सोचते यार आज चलो यार मेरे को आज कपड़े खरीदने, चलो फेसबुक पे चलते हैं और स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कौन सबसे अच्छी एड्स दिखाएगा, जो सबसे अच्छी एड्स दिखाएगा वो मैं कपड़े खरीद लूंगा या खरीद लूंगी। यार चलो आज फेसबुक पे चलते हैं, मुझे कुछ सीखने का मन है, फेसबुक एड्स कोर्स लेना है, चलो हम जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं और स्क्रॉल थ्रू करते हैं, देखते हैं किसकी एड्स हैं और फिर खरीदते हैं। ऐसे नहीं होता ना, फेसबुक पे कोई शॉप करने नहीं आता। सो इट्स एन इंटरप्शन बेस्ड मार्केटिंग। People are not consciously searching for something. They are just doing something else. It's their private space, their personal space. आप उसको इंटरप्ट करते हो। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी प्रोडक्ट को पोजीशन करते हो जिसकी डिमांड ही नहीं है या बहुत कम है, तो खुद सोचो कि क्यों आपकी एड को कोई देखेगा और उस पर फिर वो एक्शन लेगा जो आप चाहते हो कि वो ले। सोचने वाली बात है। इसीलिए हमें वो चीजें ही सर्व करनी होती हैं जिसकी डिमांड है। हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो निच भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट करती है कि हमें कभी कभी लगता है यूनिक करने के चक्कर में हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बना देते हैं, हमें लगता है यार मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा या करूंगी जो कोई नहीं करता। मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा प्रोडक्ट आइडिया है जो कोई नहीं कर रहा, ऐसा प्रॉब्लम जो कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा। और इस नोट पे ये भी बताता हूं कि हम जब भी कुछ खरीदते हैं ना दोस्त, तो हम हमेशा एक सोल्यूशन खरीदते हैं किसी चीज का, मानते हो? चाहे आप कपड़े खरीदो, चाहे आप कोर्स खरीदो, चाहे आप कोचिंग प्रोग्राम खरीदो, चाहे आप कोई यूटिलिटी प्रोडक्ट खरीदो, कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन लो, किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन ही हम बाय कर रहे होते हैं। तो जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग व्हेनेवर वी स्पेंड आवर मनी, इट्स बिकॉज वी वॉन्ट समथिंग, इट्स अ सोल्यूशन वी आर वॉन्टिंग, राइट? हो सकता है वो किसी भी तरह का, अगर कॉफी पीने जा रहे हो तो हो सकता है आपको टाइम पास करना था, किसी के साथ डेट पे जाना था या बैठ के चिट चैट करना था, तो वो सोल्यूशन है। चिट चैट करना था, जगह चाहिए थी, तो कॉफी पीने चले गए। तो हर प्रोडक्ट किसी ना किसी तरह का सोल्यूशन ही हमें देता है। हम जब भी खरीदते हैं तो सोल्यूशन ही खरीदते हैं। कभी कभी वो सोल्यूशन एक एक्टिव बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, कभी कभी वो सोल्यूशन एक सबकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है जो हम एक्टिवली, या आप बोल सकते हो एक्टिवली उसको हम रियलाइज नहीं कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली उसको रियलाइज नहीं करते हैं, तो हम खरीदते तो सोल्यूशन ही है। इसीलिए हमें हमेशा उसी जगह पे जाना चाहिए जहां पे डिमांड है, जहां पे एक्चुअली कंपटीशन है, वहीं जाओ। बिकॉज जहां कंपटीशन है वहां कंपटीशन इसलिए है क्योंकि वहां पे लोगों में बर्निंग डिजायर है टू स्पेंड मनी एंड टू बाय अ सोल्यूशन फॉर व्हाटएवर इट इज दैट यू आर सेलिंग।
सो ये बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, अपनी गलतियों से। अगर आपको बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेस मिल रही है, आप एड्स रन कर रहे हो, देन मोर पावर टू यू, गॉड ब्लेस यू, मे द गॉड ऑफ रोआस बी विद यू, मे यू ग्रो मोर एंड 10x इन लाइफ। और आप, मैं सिर्फ लक को बोल के आपके ऊपर ये आपको ये नहीं बोल दूंगा, आपके लक के क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा नहीं आपने खूब मेहनत करी होगी, लेकिन मैंने काफी फेलियर्स एक्सपीरियंस करे, और स्टार्टिंग में मैं देखता हूँ कि अर्ली एंटरप्रेन्योर्स यही गलती करते हैं कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से वो एक आंखों पे उनकी पट्टी सी बन जाती है, और उनको दिखता नहीं है कि अपने माइंड से बाहर नहीं जा पाते, दे आर सो मच ब्लाइंड फोल्डेड। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है, कि प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है या बहुत कम है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, वो होता नहीं है, ऑफर को या प्रोडक्ट को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बना देते हैं यूनिक साउंड करने के चक्कर में, वो है ही नहीं। तो जब कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं तो उसको कॉम्प्लिकेट कर ही क्यों रहे हो, राइट? सिंपल रखो ना, सीधा रास्ता है, सीधी लाइन खींचो और उस पर चलो, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो यूनिक बनने के चक्कर में, उससे कुछ नहीं होता। सो सबसे पहली चीज तो ये। अब दूसरी रीजन ये होता है कि जिसकी वजह से परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करती है, इनकंसिस्टेंट होती है, और तीसरी चीज होगी कैंपेन हायरार्की। तो सुनते रहो, ठीक है। दूसरा रीजन होता है बिजनेस मॉडल। अब कभी कभी हमारा बिजनेस मॉडल ही इतना हमें एक्चुअली, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बिजनेस मॉडल ब्रोकन होता है, बट इंस्टेड मैं ये बोलूंगा कि हमें बिजनेस बनाना ही नहीं आता, और हमने कभी कोशिश ही नहीं करी, ठीक है, और ढंग से सीखने की। तो हमें ये समझ ही नहीं आता कि यार बिजनेस मॉडल बनाया कैसे जाता है, कि एडवर्टाइजिंग का खर्चा क्या है, कॉस्ट क्या है। आप शार्क टैंक देखो, शार्क टैंक पे मैं कह रहा हूं कि 10 में से 7 लोग, 60 to 70% बिजनेसेस ऐसे आते हैं जो पैसे बर्न कर रहे होते हैं मार्केटिंग में। 30-35% तो मतलब मिनिमम, 40%, 50%, 55% अपना मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, और EBITDA नेगेटिव में चलते हैं। सोचो कितने साल, क्योंकि मार्केटिंग पे इतना पैसा लगा रहे होते हैं। और मार्केटिंग एक्सपेंसिव है और होती रहेगी, बिकॉज हम फेसबुक की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हम फेसबुक एक ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो इंप्रेशंस के लिए ऑक्शन करता है। तो जितना भी ओवरऑल कंपटीशन एक डेमोग्राफिक में बढ़ेगा, विच मीन्स जितने भी नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स एक डेमोग्राफिक में आएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द कॉस्ट इज बाउंड टू इंक्रीज, इररिस्पेक्टिव कि आपकी स्पेसिफिक निच में कितना कंपटीशन है या नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो सीपीएम कॉस्ट राइज होगा ही होगा, क्योंकि ओवरऑल नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स इंक्रीज हो रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इफ यू गो टू एनी tier 1 countries like say USA, the CPM cost is so much higher than any other country, because the number of advertisers and businesses running ads is much more than any other country, for example. That's one of the factors that is contributing to the rise of CPM in USA. And that's what's happening in India right now. तो आप CPM कॉस्ट को रोक नहीं सकते, वो बढ़ेगा ही। आज इतना है, वो एक साल बाद और ज्यादा बढ़ेगा। और CPM इसलिए क्योंकि इंप्रेशन पे ही ऑक्शंस होती हैं, तो ये इसलिए पता होना जरूरी है। तो जब हमारा कॉस्ट बढ़ता ही जाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ता ही जाएगा, तो हम बिजनेस मॉडल को समझ के भी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। कि अगर मैंने एक कस्टमर को एक्वायर किया, लेकिन मेरे पास कोई पीछे स्ट्रैटेजी ही नहीं है टू एक्वायर एंड वर्क ऑन द लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर, देन आई एम बाउंड टू फेल बॉस, बिकॉज कॉस्ट टू एक्वायर अ कस्टमर इज सो हाई। इसीलिए जब आप पेड एडवर्टाइजिंग के लिए बिजनेस के लिए रेडी होते हो या किसी बिजनेस को बनाते हो पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू ग्रो करने के लिए, तो आप ये सारे कंपोनेंट्स, सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हो कि उसकी स्केलेबिलिटी क्या है, मेरा बिजनेस मॉडल क्या है, मेरा वैल्यू पर कस्टमर क्या होने वाला है। व्हाई? बिकॉज एडवर्टाइजिंग इट गेट्स एक्सपेंसिव एट स्केल गाइस। मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमा दी तो फिर सबसे सस्ता आपको रिजल्ट आएगा और आता ही रहेगा हमेशा, ऐसे नहीं होता है। कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, राइट? सो बिजनेस मॉडल डायल इन करना जरूरी है, लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर को इंक्रीज करना जरूरी है, रिपीट बायर्स बनाने जरूरी हैं, या फिर अब बिजनेस मॉडल के नजरिए से सोचोगे और फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे, या फिर पहले प्रोडक्ट सोचोगे फिर सोचोगे उसको किस तरह की बिजनेस मॉडल पे के साथ में उतार सकता हूं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यही वन ऑफ द रीजंस है कि मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं पर्सनली, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग में लोग पैसा नहीं बनाते हैं, बट मैंने किया है और मैंने खुद ही किया है ड्रॉप शिपिंग, तो लेकिन मैं फैन नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि उसका एक तो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है प्रोडक्ट का,
और दूसरा इसलिए भी नहीं हूं क्योंकि ऑनेस्टली ब्रांड बिल्ड करना काफी मुश्किल हो जाता है ड्रॉप शिपिंग में। मतलब जब तक, और फिर ना वो बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है कि पता नहीं कब तक मतलब राम भरोसे चल रहे हैं हम, ऐसी वाली वाइब आती है मुझे उस बिजनेस से पर्सनली। इसलिए मैं पर्सनली ड्रॉप शिपिंग के फेवर में नहीं हूं, या ज्यादा फेवर में नहीं हूं। अगर आप कर रहे हो तो करते रहो, मेरे से ओपिनियन मत फॉर्म करो, बिल्कुल करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बस अपना एक पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन बता रहा हूं कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। इवन दो मैंने पैसे भी बनाए थे ड्रॉप शिपिंग से, लेकिन मुझे बिजनेस मॉडल वाले एंगल से चीज में गड़बड़ लगी कि यार ये डायल इन नहीं हो सकता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और इंडिया में यार जब आप बात कर रहे हो, जैसे मार्जिन हाई है, अगर हाई बिजनेस मॉडल इसलिए भी जरूरी है कि आपको मार्जिन समझने चाहिए कि अगर आपके मार्जिन इतने ज्यादा हैं कि यू कैन एक्वायर customer at higher cost than your competition, then you will continue to grow, right? So margins अगर इतने thin हैं इंडिया में, तो सेंस ही नहीं बन रही ना उस बिजनेस मॉडल की। तो मार्जिन इंक्रीज कैसे करोगे आप? अपना कॉग्स को रिड्यूस करके, और साथ ही साथ एक और तरीका, इंक्रीजिंग द लाइफ टाइम वैल्यू, AOVs, राइट? उसके थ्रू भी तो मार्जिन इंक्रीज हो रहा है आपका पर ऑर्डर। सो वो कुछ तरीके हैं, और वो बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी से आते हैं। इसलिए बिजनेस मॉडल तो आप बोल सकते हो बिजनेस एनालिटिक्स, राइट? वो उसकी समझ होनी बहुत जरूरी है ताकि हम सही डिसीजन ले पाए। और हाँ, ये कंट्रीब्यूट करता है इन द परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि मार्केटिंग टीम के पास रूम ही नहीं बचता टू कीप टेस्टिंग डिफरेंट थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज हम इतना शॉर्ट टर्म रनवे होता है हमारे पास, या बिल्कुल हमारा बिजनेस मॉडल इतना ब्रोकन होता है कि मार्केटिंग टीम सही तरह से सही चीजों को टेस्ट कर ही नहीं पाती, या इनफ ड्यूरेशन के लिए टेस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम कभी कभी सही रास्ते पे जा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इम्पेशेंट होके डिसीजंस ले लेते हैं तो हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। और तीसरा रीजन परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंसी का होता है कैंपेन हायरार्की, कि हम कैंपेन स्ट्रक्चर इतना बेकार फॉलो करते हैं। हम हमारी एजेंसी में या कॉम्प्लिकेटेड फॉलो करते हैं। हम हमारी एजेंसी में 1 कैंपेन मेथड फॉलो करते हैं। ये एक SOP है जो मैंने खुद ही क्रिएट किया था, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि मेरे को बहुत बड़े चैलेंजेस आए थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्रिएट किया था। एंड इट्स लाइक मैं माइक्रो मैनेज नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को बहुत ही ईजी हो जाता है टू टॉक बिटवीन द टीम्स, कम्युनिकेट करना, उनको बताना क्या करना है, वो समझाना बहुत ईजी हो जाता है। एंड सारा फोकस फिर हमारा बेटर एड्स बनाने पे चला जाता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्रिएट करने पे चला जाता है, बिजनेस मॉडल को स्ट्रॉन्ग करने पे चला जाता है, बिकॉज हम ये समझ चुके हैं कि मीडिया बाइंग से बिजनेस नहीं खड़ा होता। मीडिया बाइंग से एक सिंपल करो ताकि बाकी सारे मेजर रिसोर्सेज वहां पे लगाओ। जैसे मैं आपको शार्क टैंक का एग्जांपल दे रहा था ना, अगर मैं मार्केटिंग पे अपना 50% खर्च रहा हूं या खर्च रही हूं, मैं मार्केटिंग को रिड्यूस करके 25% पे लेके आऊंगा, और मैं जो बाकी बचा उसका 25% जो मैं मार्केटिंग पे लगा रहा हूं, मैं उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट मार्केट R&D की टीम पे, या मार्केट रिसर्च की टीम पे, या प्रोडक्ट टीम पे, वहां पे स्पेंड करना चाहूंगा उसी सेम पैसे को। मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा कम कर लो, कर सकते हो तो कर लो स्पेंड करना, लेकिन अगर स्पेंड कर ही रहे हो तो मार्केटिंग पे मत करो, राइट? तो ये सिर्फ ये इसलिए होता है क्योंकि ये माइंडसेट इशू भी है, क्योंकि हम सिर्फ एक न्यू कस्टमर एक्विजिशन के बारे में सोच रहे हैं कि इतना पैसा डालो इतना निकालो, इतना डालो इतना निकालो। ऐसे बिजनेस नहीं खड़े होते। कितनी कहानियां आपने ऐसी सुनी है कि कितने बिजनेसेस ऐसे बने और बन के बंद होके चले गए, कितनी सुनी है? खुद सोचो यार, आसपास देखो, आंखें खोलो तो आपको दिखेगा। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये माइंडसेट इशू भी है, क्योंकि अगर आपको माइंडसेट आपका सही होगा ना, अगर आप सही रास्ते पे चलोगे तो आप सही डिसीजंस लोगे। लंबा रास्ता ही अक्सर सही रास्ता होता है, छोटा रास्ता अक्सर गलत होता है। और ये सारे छोटे रास्ते वाले माइंडसेट वाली बातें हैं, मतलब तभी मैं बोल रहा हूँ माइंडसेट इशू भी है। न्यू कस्टमर एक्विजिशन के बारे में ही हम सोचते हैं, हम एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करने के बारे में सोचते ही नहीं है। तो कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी, द प्रॉब्लम इट सॉल्व्स, हाउ वी पोजिशन द प्रोडक्ट, how we position our brand, we don't think about any of this because we are not thinking about building a brand. And because we are not thinking about building a brand, this is a mindset issue. This is a short term thinking. आज नहीं तो कल सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ये हम बस इस सच से भागते रहते हैं। तो वापस चलते हैं मीडिया बाइंग पे। सॉरी आई डाइग्रेस्ड, बट मीडिया बाइंग कि अगर मीडिया बाइंग हम कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे तो हमें लगेगा कि यार यही एक रीजन है। और हर दिन ना, अगर आप टाइम नोट करो, मैं आपको अपने फैक्चुअल बात बता रहा हूं कि मैंने टाइम नोट किया है। मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था इस चीज से, इसको सॉल्व करने के लिए। मैं लिटरली बता रहा हूं कि मैं खुद और मेरी टीम से ये चीज करवाता था कि उनसे एक अपना टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं वो किस किस एक्टिविटी पे, पूरा एक लॉग क्रिएट करवाता था, जिसको फिर रिव्यू करता था कि यार तुमने यहाँ इतना टाइम क्यों लगाया, यहाँ इतना टाइम क्यों लगाया, कि यार मैं ब्रेक पे गया तो मैंने 1:30 बजे मैंने ब्रेक ली, फिर मैं 2:30 बजे वापस आया।
ये सब हम लिखते थे, खुद भी लिखता था। मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत टाइम तक बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ यार, एड अकाउंट के अंदर जब इतना टाइम कोई स्पेंड कर रहा है तो वो बाहर कैसे करेगा? एड अकाउंट को देख के मैं क्या उखाड़ लूंगा? मतलब मुझे बेसिक चीजें पता चल जाएंगी कि यार ठीक है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, बढ़िया है, लैंडिंग पे जितना कन्वर्ट हो रहा है, वेरी गुड, चलो ठीक है, हुक रेट आ रहा है तो इस ऐड का हुक रेट अच्छा, ऐसा कुछ और बना लेते हैं। तो 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली हम किसको अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं या किसके सामने अपना प्रोडक्ट पोजिशन कर रहे हैं, वो तो इंसान है ना, दे आर ह्यूमन बींग्स। तो हम ह्यूमन बींग्स तो एक चीज का सोल्यूशन खरीदते हैं। तो अगर मुझे ये कम्युनिकेट नहीं करना आएगा ठीक तरह से, आर्टिकुलेट नहीं करना आएगा ठीक तरह से, तो आई एम बाउंड टू लूज इन द लॉन्गर रन। और ये चीजें मुझे समझ आई मेरी गलतियों से, इसलिए मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मुझे ये सोचना ही नहीं है कि मुझे माइक्रो मैनेज करके एड अकाउंट को स्केल करना है, बिकॉज द ट्रुथ इज बिजनेस ऐसे खड़े नहीं होंगे, क्योंकि मैं अपना सारे रिसोर्सेज, अपना टाइम, एनर्जी, फोकस यहां डाले जा रहा हूं और यहां इसका तो कंट्रीब्यूशन ही बहुत लो है। तो मुझे तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि मैं बाकी जगहों पे अपने रिसोर्सेज डालूं, बिकॉज सच तो ये है कि चलेगा मेरा बिजनेस तभी जब ये सारी चीजें सॉल्व होंगी। ये तो फैक्चुअल बात है। तो 80-20 रूल, प्रिंसिपल, 20% इंपॉर्टेंस होती है मीडिया बाइंग की। इसीलिए मीडिया बाइंग को सिंप्लीफाई करना जरूरी है और तभी हम वन कैंपेन मेथड फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सिंपल है। मीडिया बाइंग पे हम रिलाई नहीं करते। अब मैं बात करता हूं, ऐसा मैं क्यों बोलता हूं कि मेटा के भी एक्शंस और डिसीजंस से आप चीजों को कंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेटा ने, आपको क्या लगता है मेटा ने डीसीए जब पहले लॉन्च किया था, जो अब नहीं है, अब फ्लेक्सिबल एड्स है, तो जब डीसीए लॉन्च किए थे क्यों किए थे? डायनामिक क्रिएटिव एड्स क्यों लॉन्च करी थी? डायनामिक क्रिएटिव एड्स का पर्पस क्या था? कि आप बंच ऑफ एड्स डाल दो, राइट, बंच ऑफ हेडलाइंस दे दो, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह दे दो, और फिर वो अपने आप एक कॉम्बिनेशन ढूंढ के विनिंग कॉम्बिनेशन बनाएगा और उसको अपने आप उससे प्ले अराउंड करेगा और आपकी एड्स को स्केल करेगा। अब मैं बताता हूं कि डीसीएस से पहले से मैं खुद ये करता हूं, पहले से। डीसीएस तो बहुत बाद में आए हैं। हम खुद एक एड सेट लॉन्च करते थे, एड लॉन्च करते थे, और एक एड के हम 3-3, 5-5 वेरिएशंस लॉन्च करते थे। और ये हम इसलिए करते थे क्योंकि मेटा काम करता है पॉकेट थ्योरी में। और एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल एक चीज एक और समझाता हूं कि आप का फेवरेट, सिंपल तरह से समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है, और ये इतना ही सिंपल है, इससे कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आपका फेवरेट कलर ब्लैक है, मेरा फेवरेट कलर व्हाइट है। अब अगर मैंने अपनी मार्केटिंग मैसेज व्हाइट के अराउंड बना दिया या मार्केटिंग प्रोडक्ट क्रिएटिव, तो हो सकता है चांसेस बहुत हाई हैं कि आप उससे अट्रैक्ट नहीं होगे अगर मैं फेसबुक से अपना ट्रैफिक ड्राइव कर रहा हूं या कर रही हूं, क्योंकि फेसबुक मेटा इज एन इंटरप्शन बेस्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। दैट इज द रीजन व्हाई। इसीलिए हर इंसान सेम प्रोडक्ट के तरफ चांसेस बहुत हाई हैं कि डिफरेंट स्ट्रैटेजी से अट्रैक्ट होगा। और अगर हम एक ही एड लॉन्च कर देंगे, एक ही एंगल के साथ, एक ही हेडलाइन के साथ, एक ही प्राइमरी टेक्स्ट के साथ, तो चांसेस ये हैं कि हाँ, अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर वो बिकता है, लोग खरीद रहे हैं, तो हाँ, कुछ रिजल्ट्स तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, मैं मानता हूं। लेकिन स्केल पे परफॉर्मेंस फिर से इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज सिर्फ एक ही टाइप ऑफ ऑडियंस को वो केटर कर रहा है, आपका मार्केटिंग मैसेज, आपकी एड क्रिएटिव्स, आपके मार्केटिंग एसेट्स। एंड दैट इज द रीजन व्हाई जब हम डीसीएस से पहले की बात बता रहा हूं कि हम खुद ये मल्टीपल चीजें रन करते थे कि एक एड में कितने वेरिएबल्स होते हैं। पहले मैं 8 वेरिएबल्स बोलता था, अब मैं बोलता हूं 5 है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कि प्राइमरी टेक्स्ट एक वेरिएबल है, एड क्रिएटिव का कंटेंट एक वेरिएबल है, एड क्रिएटिव की थीम उसका थीम एक वेरिएबल है, हेडलाइन वेरिएबल है, सीटीए वेरिएबल है, ऑफर वेरिएबल है। कितनी चीजें वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि यार मैं जिस चीज से अट्रैक्ट होऊंगा, जरूरी थोड़ी है कि आप भी उसी चीज से अट्रैक्ट हो जाओ, जरूरी नहीं है ना। इसीलिए हमें ये चीजें हमेशा समझ होनी, इन चीजों की समझ होनी जरूरी है कि क्यों मेटा जो करता है वो क्यों करता है। क्योंकि मेटा बेवकूफ थोड़ी है। मेटा तो चाहता है ना कि एडवर्टाइजर उस पर स्पेंड करे ताकि मेटा पैसा कमाए। खुद सोचो, मेटा तो चाहता है यार, आप लीड जेन कर रहे हो, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो डीसीएस का कॉन्सेप्ट यही था, फिर फ्लेक्सिबल एड्स हो गई, और अब फ्लेक्सिबल एड्स का कॉन्सेप्ट भी यही है। अब मैं आपको ओवरऑल साइकोलॉजिकली रीजन तो यही है, राइट, कि वो क्यों कर रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि यार लोगों को समझ नहीं आ रहा है, पीपल आर जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू टीच समटाइम्स, फॉर द लैक ऑफ बेटर वे ऑफ सेइंग इट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन मेटा को शायद ऐसा लगता है। वो कहता है यार फ्लेक्सिबल और डीसीएस या फ्लेक्सिबल एड्स बनाओ, अपने आप खुद ही कर लेंगे, हम इनको हटाओ। और खुद सोचो, एडवांटेज शॉपिंग प्लस शॉपिंग कैंपेन ऐसा क्यों है? उसमें तो एड सेट ही नहीं है, राइट। अब अगर उसमें एड सेट ही नहीं है और एड्स ही हैं सिर्फ,
तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा टाइम हो कि एड सेट है ही नहीं, जिसमें टारगेटिंग है ही नहीं, मेटा खुद करेगा। इसीलिए सिंपल करो स्ट्रक्चर को। एक कैंपेन मेथड में एक मास्टर एड सेट हम डालते हैं। मैं आज की डेट में फ्लेक्सिबल एड्स रन नहीं करता, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को समझते हो, मतलब कि अगर मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए 4 हफ्ते के लिए एड्स रन करी, लगा लो फ्लेक्सिबल एड्स रन करी, तो हो सकता है वो 5वें हफ्ते से परफॉर्म ना करे। इसका मतलब ये, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मतलब इसका ये होता है कि जब तक मैं एक चीज को लंबे समय तक टेस्ट नहीं करूंगा तो मैं उस पे अपनी चीजों को प्रिडिक्ट या प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता। फ्लेक्सिबल एड्स मैंने करी हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल एड्स ने मुझे लंबे समय तक कंसिस्टेंसी नहीं दी है अभी तक। तो अभी तक मैं जो करता हूं वो पुराना ही तरीका है जो मैं पहले ही करता था, डीसीएस से भी पहले करता था। और वो ये है कि हम सेम तरह से हम एक एड को लॉन्च करते हैं, जब उसको टेस्ट करते हैं, और एक ही उस एड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट को, एक ही क्रिएटिव को उठाते हैं। लगा लो स्टैटिक है तो एक क्रिएटिव उठाया और उस क्रिएटिव के साथ मैनुअली 3 एड्स क्रिएट करते हैं सेम क्रिएटिव के साथ एक ही एड सेट में, और प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन को चेंज कर देते हैं। तो हम फ्लेक्सिबल एड्स नहीं करते, हम मेटा को उसको कंट्रोल नहीं देते अभी तक, क्योंकि लंबे समय तक मैंने देखा है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करता। अब मैं ये इसलिए बोल सकता हूं बिकॉज मैंने लंबे समय तक कंपैरिजन किया है, स्प्लिट टेस्ट किया है। तो अभी तक तो कुछ टाइम पहले जब भी मैंने ये किया था, बहुत टाइम हो गया, तब तक तो परफॉर्म नहीं किया था। तब से हम अपने प्रोसेस पे ही टिके हैं और अच्छा परफॉर्मेंस हमें वो मिलता है। जब कुछ नया अपडेट आएगा तो बताऊंगा, मैं टेस्ट करता रहता हूँ नई नई चीजें, नई नई स्ट्रेटेजीज। कुछ बेटर होगा तो जरूर शेयर करूंगा फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, बट अभी तो यही है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम रन करते हैं और फिर एक मास्टर एड सेट मेंटेन करते हैं, उसमें विनिंग एड्स को स्टैक करते रहते हैं, सेम पोस्ट आईडी यूज करके स्टैक करते हैं। हम आज भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एंड में तो यही बात है ना कि आप टेस्ट करके फिर फाइनल बेस्ट कॉम्बिनेशन को लेके जाओगे आगे, बस। तो ये तरीके। फिर ऑर्गेनाइज करना भी बहुत जरूरी है कि हर क्रिएटिव कॉन्सेप्ट का एक ट्रैकर होना चाहिए आपके पास। तो हमें गूगल शीट पे ट्रैकर मेंटेन करते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही अच्छे तरह से, साफ सुथरे तरीके से। फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल या ऐप यूज करना चाहिए, जो मैं यूज करता हूँ। कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, अभी भी सीख ही रहा हूँ, एक ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई परफेक्ट नहीं हूँ मैं, या मैं ऐसा नहीं है कि यार मैं आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हम ऐप यूज करते हैं, एक मैं ऐप यूज करता हूँ जिसके थ्रू मैं सारी अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर पाता हूँ बहुत अच्छे से। क्योंकि जब लोगों को इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है ना, जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, फिर चैलेंज आता है एग्जीक्यूशन का, क्योंकि ऑर्गेनाइज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं ना, एक एड्स चलाने में, रन करने में, प्लान करने में, आइडिएट करने में, क्रिएट करने में, मैनेज करने में, इतनी सारी छोटी छोटी चीजें जो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करोगे ना चीजों को, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम सारा मैनेजमेंट। इसीलिए तो बोलता हूँ कि मीडिया बाइंग को सिंपल करो, बिकॉज ऑलरेडी बिजनेस में कम कम्प्लेक्सिटी होती है, इतनी कम्प्लेक्सिटी है ऑलरेडी। तो अगर हम जितनी ज्यादा कम्प्लेक्सिटी है ऑलरेडी, बिजनेस इज नॉट इजी, इट्स नॉट सिंपल, राइट? देयर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स वी हैव टू डू। और मैंने मीडिया बाइंग भी कम्प्लेक्स कर दी, मेरे को लग रहा है वहां मेरा सीक्रेट है। तो यार क्या बात कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। आई होप कि इस ऑलमोस्ट 30 मिनट के वीडियो से आपको वैल्यू मिली, और अगर मिली तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना नीचे क्या सीखा, क्या क्वेश्चन है, क्या क्या चाहते हो कि मैं आपको अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से बताऊं। आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर मैं रिप्लाई ना करूं आपके कमेंट्स का, तो ये मत सोचना कि हमें नहीं पता चल रहा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो, क्योंकि मेरी टीम जरूर कमेंट्स देखती है। और मुझ तक जो एक रेपिटेटिव एक पैटर्न बनता है कि लोग बार बार सेम चीज बोल रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर कॉन्टेंट बनाता हूँ, इस तरह का कंटेंट बनाता हूं और बनाता रहूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। May the God of ROAS be with you. Bye.